Dear cadets and dear students, first of all, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra Online Classes for Education. मेरे एनसीसी के प्री कैडेट्स और प्री विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है. डियर कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023. भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है. तो ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं, और इसके अंतर्गत जो मिलेट्स या मोटे अनाज जिसको सेलेक्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वे कौन कौन से मोटे अनाज हैं या कौन कौन से मिलेट्स हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. डियर कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स, वर्ष 2023 जो है वो भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, या वर्ष 2023 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. इसकी जो भूमिका है वो क्या है, आप जान लीजिए कि भारत के प्रस्ताव पर दुनिया के जो 72 देश हैं, उन 72 देशों के समर्थन के बाद यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है. तो किसका प्रस्ताव था? हमारे देश भारत का प्रस्ताव था, और भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, और उसी के अंतर्गत 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है. अब जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 या अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 जो मनाया जा रहा है, इसके क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं. जो पहला उद्देश्य है दैट इज किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित करना. जो हमारे देश के या विश्व भर के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वे मोटे अनाजों को उगाने के लिए प्रेरित हों, उनको प्रेरित करने का उद्देश्य जो है लेकर के इस वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है. और साथ ही साथ मोटे अनाज को लोगों की थाली तक पहुँचाने के लिए जागरूक करना. सबसे पहले किसानों के द्वारा मोटे अनाजों को उगाना, और फिर जो मोटे अनाज हैं उन मोटे अनाजों को लोगों की थाली तक पहुंचाने के लिए जागरूक करने का भी उद्देश्य बनाया गया है. क्योंकि आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि हमारी थाली से जो मोटे अनाज हैं वो दूर हो चुके हैं, हम मोटे अनाजों का सेवन नहीं कर रहे होते हैं. इसके अलावा एक और उद्देश्य है, वो है मिलेट के प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना. आज के समय में देखिए, प्रोसेस्ड फूड हम सभी लोग बहुत अधिक यूज करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड बनाए जा रहे हैं या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो मोटे अनाजों से बनाया जाए, मिलेट से बनाया जाए. इस उद्देश्य को लेकर के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए 8 मोटे अनाजों को चिन्हित किया गया है, और ये कहा गया कि जो 8 मोटे अनाज चिन्हित किए गए हैं, इन्हीं से प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बनाना चाहिए. तो 8 मोटे अनाज कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेंगे, और उन्हीं 8 मोटे अनाजों से प्रोसेस्ड फूड या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. तो ये सारे उद्देश्य हैं कि भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो वर्ष 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में क्यों मनाया जा रहा है. तो फर्स्ट वन इज किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित करना. सेकेंड वन इज मोटे अनाज को लोगों की थाली तक पहुंचाने के लिए जागरूक करना. थर्ड, मिलेट के प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना. और अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए जो चिन्हित 8 मोटे अनाज हैं, उन मोटे अनाजों से प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है. अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से 8 मोटे अनाज हैं जिनको चिन्हित किया गया है. जो पहला जो फर्स्ट है मिलेट्स,
या पहला जो मोटा अनाज है दैट इज बाजरा, या जिसको हम पर्ल मिलेट कहते हैं। बाजरा है, या उसी को बजरी कहा जाता है, या उसी को कंबू कहा जाता है, या उसी को पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। तो इसका जो है चयन किया गया है, इसको चिन्हित किया गया है। और बाजरा के बारे में आप सभी लोगों ने इसका सेवन किया होगा, इसके बारे में जानते होंगे कि बाजरा एक सबसे ज़्यादा उगाए और खाए जाने वाला मोटा अनाज है। अभी भी गाँव में देखिए अब बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो बाजरा जो है एक सबसे ज़्यादा उगाए और खाए जाने वाला मोटा अनाज है। इसके अंदर बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड समेत कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर इस मिलेट से अर्थात बाजरा से हम दलिया बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं, ढेर सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। और इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज़ प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ढेर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इसके हमें व्यंजन बना करके इसका हमें सेवन करने पर बल देना चाहिए, बाजरा या बजरी या कंबू या पर्ल मिलेट का। इससे मोटे दानों को अलग करने के बाद पशु चारे के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। जो मोटे दाने होते हैं उन दानों को अलग कर लिया जाता है और बाकी जो अवशेष बचता है उसका जो है पशुओं के लिए चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ बाजरा या बजरी जो है इसके जो फसल अवशेष होते हैं इससे बायोडीजल या जैव ईंधन भी बनाया जाता है। तो इस तरह से जो बाजरा है या बजरी है या पर्ल मिलेट है इसका हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगिता है। इस मोटे अनाज के उत्पादन को हमें बढ़ावा देना चाहिए और साथ साथ इसके जो उपयोगिता है उसकी उपयोगिता पे का भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और साथ ही साथ अपने थाली तक या लोगों की थाली तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए बाजरा या पर्ल मिलेट का। अगला जो है द नेक्स्ट वन इज जिसको हम कहते हैं रागी या नचनी। फिंगर मिलेट या रागी या नचनी या मड़ुआ इसका नाम है, आपकी स्क्रीन पे है देखिए। जो रागी होता है उसका जो अनाज है और उसका जो रंग होता है वो लाल भूरा और उसका जो स्वाद होता है वो अखरोट के जैसा होता है। तो रागी अनाज का रंग जो है वो कैसा होता है, लाल भूरा होता है और उसका जो स्वाद होता है वो अखरोट के जैसा होता है। और यह भी बहुत ही इसके अंतर्गत भी हमें बहुत इसके द्वारा ढेर सारे पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। रागी में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति इसका नियमित सेवन करता है तो उसका नियमित सेवन करने वाला व्यक्ति जो है आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है जो अधिकांशतः लोगों में देखी जाती है वो क्या है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को यदि आपको दूर करना है, उससे बचना है तो आपको रागी या नचनी या इस जो है मोटे अनाज का सेवन नियमित करना चाहिए। तो इसके नियमित सेवन से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है जो तीसरा है मोटा अनाज जिसको चिन्हित किया गया है दैट इज कंगनी या टांगुन या कांकुन, जिसको हम फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं। कंगनी भी कहते हैं, टांगुन भी कहते हैं, कांकुन भी कहते हैं और इसको फॉक्सटेल मिलेट भी कहा जाता है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि इसका जो दाना होता है यह दाना किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। तो कंगनी मिलेट का दाना पीला होता है और इसका स्वाद भी अखरोट के जैसा ही होता है। इसको जब आप खाएंगे तो आपको इसका जो स्वाद होगा वो अखरोट के जैसा पता चलेगा कि अखरोट के जैसा इसका टेस्ट है, स्वाद है। इस मोटे अनाज से अर्थात कंगनी से या कांकुन से या फॉक्सटेल मिलेट से हम दलिया बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, ढेर सारे हम व्यंजन बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन को बना करके इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और जो कंगनी होता है इसमें भी हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो क्या क्या है, उसमें प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। तो जो कंगनी होता है, फॉक्सटेल मिलेट होता है, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसका हमें प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। जो नेक्स्ट है जो चौथा है दैट इज चेना या पुनरवा, जिसको हम प्रोसो मिलेट के नाम से भी जानते हैं। चेना या पुनरवा जो है वो एक ऐसा मोटा अनाज है जिसे पूरी दुनिया में उगाया जाता था। चेना या पुनरवा का प्रयोग पूरी दुनिया में हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया में इसको उगाया जाता है। और इसका जो हमें प्रयोग करना हो कैसे करना है, इससे हम सूप बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं या नूडल बना करके भी हम चेना या पुनरवा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि चेना या पुनरवा के अंदर जो है ढेर सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, विटामिन बी मिलता है,
इसके अंदर आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, ढेर सारे जो है विटामिन और खनिज या मिनरल्स की सोर्स है चेना या पुनर्वा। और चेना या पुनर्वा के यदि इसका हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं या फैट होता है उससे हमारा बॉडी जो है वो फ्री भी होता है। तो चेना मिलेट फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इसलिए इस जो है हमारा जो शरीर है उसमें फैट नहीं बनेगा, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल की अधिकता नहीं होगी यदि हम चेना या पुनर्वा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चेना मिलेट फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होता है। अगला जो है दैट इज सांवा या उडालू या उसी को जंगली चावल कहते हैं या उसको झंगोरा के नाम से भी जाना जाता है। इन इंग्लिश वी कॉल इट इकिनोक्लोआ। इकिनोक्लोआ या सांवा या उडालू या झंगोरा या जंगली चावल आप देख भी रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका भी प्रयोग हमारे गाँव में किया जाता है। जो किसान हैं, जो फार्मर्स है, वे सांवा को उगाना बहुत ही पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, कीट नहीं लगते हैं और इसमें जो है बीमारियों का लगने का खतरा है बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। अर्थात ये जो फसल है सांवा, इसमें बीमारियां लगने का खतरा नहीं होता है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए इसको जो किसान होते हैं उसको उगाना बेहद पसंद करते हैं। जो सांवा है इसका भी प्रयोग हमें अपने भोजन में करना चाहिए, क्योंकि सांवा में भी ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं, जैसे ढेर सारे पोषक तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और यदि इसका हम नियमित सेवन करते हैं, नियमित प्रयोग करते हैं, तो जो आजकल की प्रमुख बीमारियां हैं हार्ट से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो सांवा के नियमित सेवन से सूजन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा कम होता है। नेक्स्ट जो है वो है ज्वार, है जिसको सोरगम भी कहा जाता है। तो छठवां है ज्वार या सोरगम। ज्वार भी जो है हम सभी लोग उसका सेवन करते हैं, उससे हम सभी लोग परिचित हैं। ज्वार के अंदर भी ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मिनरल होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, कैल्शियम होता है, आयरन, ये ढेर सारे पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो ज्वार का प्रयोग हमें अपने भोजन में करना चाहिए। और कुछ लोग इसको जो है भून कर भी खाते हैं, ज्वार को हम भून करके भी उसका लड्डू भी बना खाते हैं, जिसको हम लडुआ भी कहते हैं। तो ज्वार के दानों को लोग भूनकर भी खाते हैं। ज्वार का जो आटा होता है, इसके आटे से बना काजल जो होता है वो हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये आँखों को ठंडक भी प्रदान करता है। और यदि हम ज्वार का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ जो है यदि हम गुड़ का भी प्रयोग करते हैं तो इससे हम सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बच सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में ज्वार और गुड़ को मिला करके लड्डू बनाया जाता है और उसका सेवन हम सभी लोग करते हैं। तो खांसी जुकाम होने पर ज्वार के दानों को गुड़ में मिलाकर खाया जाता है। तो इस तरह से ज्वार भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ये भी, इसके अंदर भी ढेर सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हमें अपनी थाली तक ज्वार को भी लाने का प्रयास करना चाहिए। ज्वार को भी अपनी थाली में या अपने व्यंजन में सम्मिलित करना चाहिए। अगला है सेवंथ जो मिलेट्स है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो है लिटिल मिलेट, है जिसको हम कुटकी भी कहते हैं। लिटिल मिलेट या कुटकी। और कुटकी जो है इसका भी जो गुण है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो विशेषता है, वो लगभग जो चेना है चेना से मिलती जुलती है। जो चेना की विशेषताएं हैं वही जो है इसकी भी विशेषताएं हैं। तो चेना के बारे में हम लोगों ने देखा ही था कि चेना की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो चेना की विशेषताएं ही लगभग लिटिल मिलेट की भी हैं। चेना जैसे हमने कहा था कि इससे हम सूप, दलिया और नूडल बना सकते हैं। इसके अंदर जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन बी है, आयरन है और जिंक है। और यह जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो उसी से मिलती जुलती विशेषताएं जो है वो लिटिल मिलेट्स की भी होती हैं। कुटकी का जो फसल होता है इसको पकने में लगभग 65 से 75 दिन लगते हैं। अर्थात इसका जो लाइफ टाइम है उसके जो फसल को होने का, तैयार होने का, वो 65 से 75 दिन, लगभग 2.5 महीने का समय लगता है। और इसका यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो आजकल की एक गंभीर बीमारी है, एक डायबिटीज़ है और कैंसर से आप सुन रहे होंगे कि आए दिनों लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर के डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में लिटिल मिलेट या कुटकी को असरदार माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।
तो इसके जो मेडिसिनल जो बेनिफिट्स हैं मोटे अनाज के, उन मेडिसिनल बेनिफिट्स को देखते हुए और इसके अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको देखते हुए हमें मोटे अनाज के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और अंत में जो 8वां है दैट इज कोदो या गाय घास या चावल घास या खाई बाजरा या भारतीय गाय घास के नाम से इसको हम जानते हैं, कोडो मिलेट। तो कोडो मिलेट इससे आप सभी लोग हो सकता है परिचित भी हों। जो कोदो है वो एक पारंपरिक अनाज है और जो कोदो के दाने होते हैं वो दाने काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इसकी फसल धान की तरह ही लगती है, अर्थात जो धान की फसल होता है उसी की तरह इसकी फसल लगती है। इसके दाने छोटे होते हैं, लेकिन यह जो फसल है यह औषधि गुणों से भरपूर होता है। अर्थात जो कोदो है वह औषधि गुणों से भरपूर होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाया जाता है, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। और इसका जो ये हम प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से जो है ढेर सारी जो खतरनाक बीमारियां हैं आजकल, जैसे कैंसर है, मधुमेह है और पेट की बीमारियां हैं, उन पेट की बीमारियों को दूर करने की शक्ति कोदो या भारतीय गाय घास या कोडो मिलेट्स में है। तो इस तरह से प्री कैडेट्स और प्री विद्यार्थियों, हमने देखा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है वर्ष 2023 को, या जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने जो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का जो निश्चय किया है, जो मनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और वे कौन कौन से 8 मोटे अनाज हैं जिसको चिन्हित किया गया है, उन 8 मोटे अनाजों की क्या बेनिफिट्स है, या उन 8 मोटे अनाजों में क्या क्या जो है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलते हैं और उसको हमारे हेल्थ के लिए कितना उपयोगी है, या उसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो हम सभी लोगों को अपने भोजन में जो ये मोटे अनाज हैं उन मोटे अनाजों को प्रयोग करना चाहिए। अपने उसके ढेर सारे अलग अलग प्रकार का व्यंजन बना करके अपनी थाली तक ला सकते हैं। और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को प्रेरित किया जाए कि वो मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाएं, और साथ साथ लोगों को प्रेरित किया जाए कि वे मोटे अनाजों का सेवन करें अपनी थाली तक, या अपनी थाली की जो व्यंजन है उसमें मोटे अनाज के व्यंजन बनाए, और साथ साथ जो प्रोसेस्ड फूड बनाया जा रहा है या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं वे प्रोसेस्ड फूड भी इन मोटे अनाजों से बनाया जाए, जिससे कि जो भी उसका सेवन करे उसके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकें। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के बारे में चर्चा किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव या कमेंट है तो आप कमेंट्स करके हमको आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। उसको दबाने से यह होगा कि जो जितने भी नए वीडियो चैनल पे आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।